मॉर्निंग 10th क्लास अपने ग्रामर में एक टॉपिक टेंसेज हो गया है और आप उसको 2 दिन अच्छे ढंग से देख लें, यानी आज और कल, और मंडे से फिर 20-20 उदाहरण से कुछ एक्सक्लूसिव उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके वो सारी बात देखेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जब वो उदाहरण करवाए जाएं तो आपको जो उदाहरण कराते समय 2 सेकंड 4 सेकंड का जो समय मिले, उस समय आपके दिमाग में उसका उत्तर रहे। आप 2 दिन में ढंग से उसको देख लें, फिर उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। आज अपना नया टॉपिक है वॉइस, यानी हिंदी में जिसको आप वाच्य कहते हैं। अब ये हिंदी तो आप यहाँ छोड़ दें क्योंकि इंग्लिश कर रहे हैं, तो आप देखें वॉइस। अपने यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो 2 प्रकार की वॉइस रहती हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक आपका पैसिव वॉइस। एक मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूँ, कई स्कूल्स में कई टीचर्स को मैंने एक शब्द और काम में लेते हुए देखा है। अपने आपको यूँ समझे, आप बहुत आगे दिखाने के लिए या फिर ज्ञान को बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए वो एक शब्द काम में लेते हैं, और ये वो शब्द है क्वेसी पैसिव वॉइस। कि एक वॉइस और भी होता है जी, उसको कहते हैं क्वेसी पैसिव वॉइस, यानी उनकी नज़र में वॉइस हो गए 1 2 और ये तीसरा 3, और हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये जो वर्ड है जो काम में लिखा है क्वेसी पैसिव वॉइस, पहला तो ये कि ट्रेडिशनल इंग्लिश का पार्ट नहीं था। आजकल इसको देखा जाता है, और कहाँ देखा जाता है? केवल वीडियोज में देखा जाता है। यानी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तो ये क्वेसी पैसिव वॉइस नाम की कोई चीज़ काम में नहीं ली जाती। उसकी वजह भी ये है कि इसका कोई ज़्यादा महत्व है ही नहीं। क्यों नहीं है देखना, मैं आपको बताता हूँ जी। पहले इसकी डेफिनेशन देखना आप। ऐसा लिखा जाता है क्वेसी पैसिव वॉइस, क्वेसी पैसिव वॉइस इज when the subject on whom the action is done looks like it is doing the action. सरल भाषा में समझाता हूँ। ये किताब में कहीं लिखी है और किसी ने चिपका दी, और हमने भी कभी देख लिया, देख लेंगे तो दिमाग में रहेगा कि सर जी हमको तो सब कुछ बताया आपने, वॉइस सिखाई, ग्रामर सिखाई, लेकिन ये बात नहीं बताई आपने, कहाँ छूट गई है। वो ये कह रहा है, ये देखना, ये बात मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ, देखना। ये मान लो ये बुकी से लैंग्वेज है, आप सरल भाषा में देखना। मैंने ये लिखा वी फ्लाई द काइट, वी फ्लाई द काइट आई। हम पतंग उड़ाते हैं, ये सब्जेक्ट, ये बहुवचन है इसलिए V1, ये वर्ब, द काइट आपका ऑब्जेक्ट है, हाई बहुत ऊंचाई पे आपका एडवर्ब है। क्या बहुत ऊंचाई पे पतंग उड़ाते हैं? स्वाभाविक बात है, वाक्य कैसा है? एक्टिव का है। ठीक है जी। इसको मैंने बना दिया जी, पैसिव बना दिया। पैसिव बनाया तो ये बन जाएगा जी द काइट इज फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, V3 लगा दिया। द काइट इज फ्लोन हाई, बाई एस लगाओ ना लगाओ कोई ज़्यादा भूचाल आने वाला है नहीं, तो इसको मैंने कह दिया जी ये है जी पैसिव। ठीक है। अब ये बीमारी कहाँ से आ गई फिर? ये क्वेसी पैसिव वॉइस, ये वर्ड कहाँ से टपक गया?
अब मैं इसको क्वेसी पैसिव वॉइस में दिखाता हूँ इसी सेंटेंस को। मैं लिखा द काइट फ्लाइज हाई, और ये है आपका क्वेसी पैसिव वॉइस। देखना, द काइट फ्लाइज हाई, पतंग ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये आपका नाउन है। ये वर्ब है, ये सिंगुलर इसलिए एस या ई एस आप जोड़ दिए। पतंग ऊंचाई पे उड़ रहा है। एक क्षण के लिए आपको ये लग रहा है कि वास्तव में ही पतंग उड़ रहा है, जबकि एक्चुअल डूअर पतंग नहीं है। पतंग नहीं उड़ सकता, कोई उड़ा रहा है उसको। तो आप यूं कह सकते हैं, सारांश यदि देखें इस बात का, यदि इसका मैं कंक्लूजन निकालूं तो वो ये कह सकते हैं, यू विल नोटिस, आप देखेंगे, डेट की इन क्वेसी वॉइस, क्वेसी पैसिव वॉइस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे इसमें द काइट है, आर डूइंग सम एक्शन, माने इसमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की भूमिका में आते हैं और आपको लगता है वो कुछ कर रहे हैं, जैसे द काइट फ्लाइज हाई, कि पतंग बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये आपका क्वेसी पैसिव वॉइस लॉजी। यानी कुल मिला के सारांश यही है कि ना तो इस सेंटेंस का कोई वैल्यू है, ना कोई इसका महत्व है। ये सीधा ही लिखा जा सकता है एक्टिव में, ज़्यादा महत्व नहीं है। तो फिर भी चलो आपको बता दिए, कहीं कोई आपको बताए कि हाँ जी क्वेसी पैसिव वॉइस नाम सुना है आपने, तो आप कहें जी नहीं सुना, फिर वो आपको हंसेगा कि क्या पता, आपको पता ही नहीं। तो ये देख लेना, एक क्वेसी पैसिव वॉइस भी होता है, कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता नहीं है, सिर्फ है अतिरिक्त नॉलेज डाल दिया गया, आपको बता दिया गया। हमारा जो सिलेबस है उसमें डाला गया जी एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी अपनी जो नज़र है वो एक्टिव पैसिव पे रहनी चाहिए। अब एक्टिव क्या और पैसिव क्या। वैसे तो इस टॉपिक को खींचना चाहूँ, लंबा खींचना चाहूँ तो 20 पेज लिखा सकता हूँ जी, ये नियम आ जाए ये कर देना, और ये नियम आ जाए तो ये कर देना, और ऐसा आ जाए तो वैसा कर देना। और साधारणतः हम ऐसा करते आए हैं, ऐसा किया हमने 9th क्लास तक, या बड़ी क्लास में भी कोई मान लो बड़ी क्लास का विद्यार्थी है तो उसने भी यही किया होगा। आप दोनों की पहले डेफिनेशन देख लें और फिर सीधा 2 पॉइंट में इस वॉइस के टॉपिक को क्लियर करते हैं और देखते हैं क्या गलत होता है, और गलत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप देखना, एक्टिव वॉइस में ये रहता है व्हेन द सब्जेक्ट को परिभाषित कर चुका हूँ मैं कई बार, मेन वर्ब से एग्रीमेंट रखने वाला। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, अब भी समझ गए होंगे शायद, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट किसके होते हैं, वर्ब के। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब परफॉर्म्स का अर्थ होता है करना, और एक्ट से, वही एक्ट से एक्शन बनता है, एन एक्शन, जब वर्ब का सब्जेक्ट कोई एक्शन को करता है तो उस सेंटेंस को इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ये बात है। देखते हैं जी क्या है ऐसी बीमारी। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें ना उलझे आप जी, कोई नहीं पूछने वाला आपसे परिभाषा। ज़्यादा यदि आपको ध्यान रखना है तो इतना याद रख लो कि एक्टिव वॉइस में इम्पोर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में इम्पोर्टेंट होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी भी आपको समझाऊंगा, देखना। मैंने उदाहरण लिया, जैसे टाइगर किल्ड ए डियर। ध्यान से देखना, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, और यहाँ एक चीज और, एक्टिव पैसिव में आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पकड़ करना बहुत जरूरी है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट ना मिले तो आप यहीं प्रश्न उठा दो छोटा सा, टाइगर किल्ड, जो चीता है, बाघ है, उसने मार दिया, व्हाट ए डियर, तो आपका ऑब्जेक्ट आ गया।
तो ये आपका सब्जेक्ट, ये V2 है, आप सब जानते हैं, स्वाभाविक बात है, वाक्य आपका एक्टिव है कि बाघ जो है उसने एक जो डियर है उसको मार दिया। और देख लेते हैं, सोनाली सिंग्स ए सॉन्ग, सोनाली क्या गाती है, ये आपकी वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, और ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक्टिव है। यानी देखना आप ध्यान से, यदि यहाँ मैं सब्जेक्ट को हटा दूँ, देखना सब्जेक्ट मैंने हटा दिया, किल्ड ए डियर, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। सिंग्स ए सॉन्ग भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिंग ए सॉन्ग तो समझ आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बन सकता है, V1 से बनता है, ऊपर वाला किल ए डियर बन सकता है, ये गलत हो जाएगा। अब देखना, मैं ऑब्जेक्ट छिपा लेता हूं, टाइगर किल्ड, बाघ ने मारा, सोनाली सिंग्स, सोनाली गाती है, बन जाएगा। आगे ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं, मतलब यहां ऑब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट छिपाती सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो जहां सब्जेक्ट की भूमिका ज़्यादा है वो एक्टिव है, और जो आप सब्जेक्ट की भूमिका को कम कर देते हैं, सब्जेक्ट से मतलब आपका डूअर है जी, कार्य करने वाला डूअर, तो जब आप डूअर की भूमिका को ही कम कर देते हैं तो फिर आपका पैसिव हो जाता है। देखिए जी, पैसिव और लिख लेते हैं। ये सिर्फ मैं आपकी कॉपी के लिए, मैंने कॉपी में अक्षर लाइन है उनको बढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कोई नहीं पूछ रहा जी एक्टिव पैसिव की परिभाषा बताओ, नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। व्हेन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रिसीव्स एन एक्शन, जब एक्शन की प्राप्ति सब्जेक्ट करता है, सेंटेंस इज said टू बी इन पैसिव वॉइस। अब बताते हैं ये क्या कहानी है, देखना। एक्टिव में आप लिखे थे कि टाइगर किल्ड ए डियर, ध्यान से देखना। और अब आप इसको पैसिव में लिख रहे हैं, ए डियर वॉज किल्ड बाई टाइगर। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, व्हेन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक क्रिया का जो सब्जेक्ट है, रिसीव्स वो प्राप्त करता है इन एक्शन। आप ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और मैं गारंटी लेता हूं आप ध्यान से यदि बात समझेंगे तो आप देखो यहां ये वर्ब है और यहां ए डियर और ये बाई टाइगर। आप ध्यान से देखो, हम सिर्फ सीखने के लिए बात करते हैं कि जी ये आपका नया सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं है, अब भी ऑब्जेक्ट है, ये एजेंट ही है, डूअर ये है, करने वाला अब भी ये है। आप देखना, ए डियर वॉज किल्ड, अब आप इसको छिपा लो, एक डियर को मार दिया गया बाई द टाइगर, बाई द हंटर, बाई कुछ भी, बाई द पीपल, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब यदि आप ये छिपा देंगे वॉज किल्ड बाई टाइगर, कि बाघ के द्वारा मार दिया गया, क्या मार दिया गया कुछ पता नहीं है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस में जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला, वर्ब का जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है, और यहाँ वर्ब का जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने वाला कौन है, सब्जेक्ट है। मैं फिर कह रहा हूं कि जहां सब्जेक्ट यानी डूअर, जो करने वाला ये डूअर है, यहां ये इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट है, बाई लगाने से ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये। आप ध्यान से देखें, ये डूअर ही है, और ये ए डियर जो है वो एक एजेंट है, वो एक एजेंट है। हालांकि ये बात सही है कि यहां आप उसको ग्रामेटिकली सब्जेक्ट मान रहे हैं, क्योंकि आप इस वर्ब से उसको लिंक्ड कर रहे हैं, ये इससे जुड़ रहा है, उसका एग्रीमेंट दिखा रहा है। तो ये हुआ आपका पैसिव। अब आप ध्यान से रखना और बात समझना आराम से कि जब आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ, आपको एक्टिव से पैसिव करते समय बहुत कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मूल बात, यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक तो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट क्या होता है जी, सक्रिय,
और पैसिव में आपका सब्जेक्ट क्या होता है जी, निष्क्रिय। ये बात याद रखनी है। फिर दूसरा कि कुछ इसमें रूल्स रहते हैं, यानी कुछ नियम आप बनाते हैं कि भाई ये नियम इस प्रकार है, ये नियम है इस प्रकार है। उन नियम्स को मैं सरल भाषा में सरल करता हूँ, उन नियम्स को मैं सरल भाषा में सरल करता हूँ। आप ध्यान से देखना, अलग नियम नहीं बनाएंगे हम बिल्कुल सरल भाषा में देखेंगे। एक रहता है आपका सब्जेक्ट और एक रहती है आपकी वर्ब और एक रहता है आपका ऑब्जेक्ट। हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें ये सिखाया गया है और हम सीखते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, मतलब यहाँ आपका ओ आ गया, और आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप ऑब्जेक्ट की ले जाते हैं, मतलब यहाँ ले जाते हैं। फिर बीच में आपकी वर्ब बनती है। वर्ब को चेंज करने के लिए आप वहाँ पता नहीं कितने नियम याद करते हैं। आप केवल ये चार्ट याद रख लें। आपको देखना है कि यदि उस क्रिया में, उस सेंटेंस में यदि क्रिया का पहला रूप दे रखा हो, या फिर उस सेंटेंस में डू दे रखा है, या फिर उस सेंटेंस में डज दे रखा है। ये हम सब जानते हैं, D3 वाला फॉर्मूला सबको याद है कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा V1 आता है। यदि उन सब में क्रिया का पहला रूप दे रखा है तो आप उसके आगे जोड़ दो इज, एम, आर। अब देखना, यदि 2 नंबर का सेंटेंस आ गया जिसमें मान लो क्रिया का दूसरा रूप दे रखा है, या फिर उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आप जोड़ दो जी वॉज और वर। अब आप देखो तीसरा, यदि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, या फिर उसमें हैज और हैव या फिर हेड, और हम जानते ही है बात ये अच्छे ढंग से कि इनके बाद V3 आती है, तो आपको कुछ नहीं करना जी, बीन जोड़ना है। और यदि उसमें 4 नंबर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिखा रखा है तो आपको कुछ नहीं करना जी, बींग जोड़ना है। और इन सबके साथ ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सबके साथ आपको V3 जोड़ना है और वे सूत्र बनेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय केवल 2 नियम आपको याद रखने हैं। पहला नियम नो टेंस चेंज, यानी आप टेंस को नहीं बदलेंगे। और दूसरा नियम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपके एक्टिव से पैसिव बनाए गए सेंटेंस में है तो आपका एक्टिव से पैसिव बिल्कुल सही है। और यहाँ बी से अर्थ है आपका HV और यहाँ V3 से आपका मतलब है MV। अब आप ध्यान से देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ बी के फॉर्म लगा रहा हूँ। क्या बी का पहला रूप इज, MR नहीं होता? तो यदि क्रिया यानी मेन वर्ब आपके सेंटेंस में पहला रूप लिए हुए है तो उसके साथ बी का पहला रूप जोड़ दो। यदि मेन वर्ब आपके एक्टिव सेंटेंस में, ये सारे एक्टिव सेंटेंस हैं और इधर जो मैंने बनाए हैं वो सारे पैसिव सेंटेंस हैं, तो यदि आप उसमें 2 नंबर की क्रिया लिए हुए हैं तो बी का दूसरा रूप जोड़ दो जी। 3 नंबर के लिए है तो बी का तीसरा रूप जोड़ दो जी। और यदि आपके साथ ING आया है तो बींग लगा दो जी, और कुछ आपको करना ही नहीं है। और 5 नंबर पे आता है, यदि आपके एक्टिव में मॉडल डाल दिया गया हो तो हम सब जानते हैं मॉडल के आगे V0 आता है जो कि बी होगा प्लस V3। आपको कुछ नहीं नया नहीं करना, यानी इतना यदि आप याद रखते हैं तो आपका एक्टिव से पैसिव करेक्ट हो गया। या आप 100% मान ले। साधारण वाक्य से मैं कोई भी उदाहरण लेता हूँ, आप देखना, मैं एक साधारण उदाहरण लेता हूँ और साधारण उदाहरण से हम ये बात समझेंगे। देखना, जैसे मैंने लिखा, मैं अलग अलग उदाहरण लिख रहा हूँ, सरल वाक्य से मुश्किल की तरफ बढ़ूंगा। राम राइट्स एन एप्लीकेशन, मैंने ये लिखा, राम राइट्स एन एप्लीकेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सरल से मुश्किल की तरफ बढ़ूंगा। हो सकता है 2-4 विद्यार्थियों को शुरुआत में लगे कि हम तो ये आ रहा है, ठीक, अच्छी बात आ रहा। तो ये देखिए, आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये आपका एन एप्लीकेशन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब इतना हम जान गए कि इसके साथ क्या जुड़ेगा, इज, एम, आर जुड़ेगा। हम नए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं
और नया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन। जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें नया कर्ता देखना है। नया कर्ता एन एप्लीकेशन जो कि एक वचन है तो इज को उठाएंगे और हमारा ये नियम था। देखो नियम क्या था, यदि क्रिया का पहला रूप आ जाए तो इज एम आर उठाएंगे और वर्ब का V3 यानी मेन वर्ब का तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहना ही है। तो एन एप्लीकेशन इज रिटन बाई राम, ये रहा। और देखते हैं जी, इसी सेंटेंस को थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। हमने कहा राम हैज रिटन, राम हैज रिटन एन एप्लीकेशन। देखते हैं क्या दिक्कत आती है। हमने देखा कि ये V3 है, यानी इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ क्या जुड़ना है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, ये एन एप्लीकेशन एक वचन है तो हैज का हैज ही रहा। एन एप्लीकेशन हैज बीन रिटर्न, एन एप्लीकेशन हैज बीन रिटर्न बाई राम, और सेंटेंस करेक्ट है। फिर इसी सेंटेंस में यानी इसी सरल वाक्य में वो गलती क्या करवा सकता है, देखना। गलती वो इस प्रकार करा सकता है, जैसे मैंने लिखा आई हैव रिटर्न ए लेटर। अब गलती यहाँ हो सकती है, देखना। अब जब मैं इसको बना रहा हूं तो मैं इस प्रकार बनाऊंगा ए लेटर, लेकिन अब हैव का प्रयोग नहीं करूंगा, हैज का प्रयोग करूंगा। ए लेटर हैज बीन रिटर्न, ए लेटर हैज बीन रिटर्न बाय मी, क्योंकि यहाँ मेरा नया जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल की कहानी हमें अच्छे ढंग से याद रखनी है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। मानी बहुत सरल चीज़ है, आप आराम से कर सकते हैं। जो मैंने बताया वही आपको याद रखना है। अब आप देखना, मैं आपको सरल सरल भाषा में समझाता हूँ। एक तो ये बात याद रखना, नोट लगा लो आप। अपने 10वीं क्लास तक तो ये आएगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अपने वही आते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनाना हो। लेकिन यदि मान लो आप 11वीं में गए, 12वीं में गए और आगे की परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उसमें ये बात आप ध्यान रखना कि हर वाक्य का एक्टिव से पैसिव बन जाएगा, ये संभव नहीं है। जैसे मैंने लिखा कि ही गोज टू स्कूल, इस वाक्य का एक्टिव से पैसिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, ही गोज, वह जाता है, टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देखो ये स्कूल टू नामक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि गो नामक वर्ब का, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। वह स्कूल जाता है, क्या ऐसे बोल सकता हूँ स्कूल उसके द्वारा जाया जाता है, मतलब ही नहीं है। मैंने ये कहा ही लीव्स इन सादुलपुर, वह सादुलपुर में रहता है। ही लीव्स इन सादुलपुर, ये इन प्रीपोजिशन, ये सादुलपुर इन का ऑब्जेक्ट है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सादुलपुर उसके द्वारा रहा जाता है, मतलब नहीं है। इसका मतलब कि हम एक्टिव से पैसिव किसका बना सकते हैं, हम एक्टिव से पैसिव किसका बना सकते हैं, तो ये बात नोट करने वाली है। वी कैन मेक पैसिव, हम पैसिव बना सकते हैं ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स या सेंटेंसेस। अब ये ट्रांजिटिव क्या है, इसका अर्थ होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब और हिंदी में डीप में ले जाता हूं, आपको पता चलता है। सकर्मक वो जिसमें क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो। जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। बोलो जी इसका एक्टिव से पैसिव बनाओ, नहीं बनेगा। लेकिन मैं यदि इसको कर दूं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो बन जाएगा, इसका एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। फिर आराम से फुटबॉल यदि बनाना चाहें तो बन जाएगा जी फुटबॉल। देखो 4 नंबर की है ना, तो इज बीइंग प्लेड बाई चिल्ड्रन। वही नियम, कुछ नियम नहीं है, बड़ा नियम है। आप पासबुक देखेंगे, पता नहीं 40, 50, 100 कितने नियम दे रखे हैं, गोल्डन रूल, ये वो। आप सीधा याद रखें कि क्रिया का पहला रूप इजमा,
दूसरा रूप वॉज वर, तीसरा रूप बीन, आईएनजी बीइंग, और मॉडल है तो बी, और सबके साथ मुख्य क्रिया कौन सा रूप है? तीसरा। आपको ये याद रखना है और आपका एक्टिव से पैसिव क्लियर है, गारंटीड है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर आप एक्टिव से पैसिव बना किसका सकते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब का। तो फिर बना किसका नहीं सकते? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं बना सकते, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का नहीं बना सकते, और किसका नहीं बना सकते? और लिंकिंग वर्ब्स का नहीं बना सकते, लिंकिंग वर्ब्स का नहीं बना सकते। ये जो इन ट्रांजिटिव है और जो लिंकिंग वर्ब है, इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझाऊंगा, डरो मत आप, अकर्मक क्रिया। आपको ये भी समझाऊंगा कि ट्रांजिटिव क्या है और लिंकिंग वर्ब क्या है। देखो जी, लिंकिंग वर्ब को कोपुला वर्ब भी कहते हैं, कोपुला वर्ब भी कहते हैं। बी का पहला रूप जब इज एम आर, यानी बी का पहला रूप जब इज एम आर और वॉज वर्ब, ये यदि मेन वर्ब के रूप में आ जाएं, जैसे मैंने लिखा राम इज ए टीचर, राम अध्यापक है। ध्यान से देखना, राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ए टीचर। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है जी? कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, यानी इस सब्जेक्ट की, राम के, देखो ध्यान से देखो, राम इज ए टीचर, टीचर कौन? राम, राम कौन? टीचर। तो ये टीचर के, राम के बारे में आप अलग बता रहे हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं। ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, चर्चा करेंगे उस पर भी। तो जब इज एम आर और वॉज वर्ब यानी बी के ये फॉर्म जब मेन वर्ब के रूप में काम आ जाएं तो उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और इसका आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते, इसका एक्टिव से पैसिव आप नहीं बना सकते। और इंट्रांजिटिव का उदाहरण देता हूं जी आपको। जैसे मैंने लिखा कि सीमा इज सिंगिंग, सीमा गा रही है, वेरी सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली। ध्यान से देखना, सीमा क्या है? सब्जेक्ट, इज सिंगिंग क्या है? वर्ब, वेरी क्या है जी? एडवर्ब, सॉफ्टली खुद एक एडवर्ब है, मैनर एडवर्ब है। सीमा कैसे गा रही है? बहुत मधुरता के साथ गा रही है। तो इसका आप क्या नहीं बना सकते? एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। कारण क्या है? रीजन क्या है? क्या है कारण इसका? कारण है एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एब्सेंस यानी कमी, और इसमें ऑब्जेक्ट की कमी है। यानी ऑब्जेक्ट यदि नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते? एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। और ऑब्जेक्ट खोजने में आपकी मदद कौन करता है? ऑब्जेक्ट खोजने में आपके दो वर्ड, WH वर्ड काम आते हैं। एक तो व्हाट, क्या, और एक whom, एक whom जिसे, किसे या किसको हिंदी अर्थ हम लेते हैं, चर्चा करेंगे इस पे। यह आपकी ऑब्जेक्ट खोजने में काम करते हैं। यदि मैं इसमें यह कर देता कि सीमा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, या ए सॉन्ग में ऐड कर देता, तो ये ए सॉन्ग क्या हो जाता? इसका ऑब्जेक्ट हो जाता, और ये तुरंत ऑब्जेक्ट बनते ही ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, सिंग ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती, और इसका एक्टिव से पैसिव बन जाता। तो ये आपको याद रखना है कि आप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, बस आप इतना समझें, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। और ऑब्जेक्ट आपको, ऑब्जेक्ट किसका होता है जी? वर्ब का। सब्जेक्ट किसका होता है जी? वर्ब का। तो आप वर्ब से यदि प्रश्न करेंगे व्हाट और whom का, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा प्रमुख बात मैंने बताया, नो टेंस चेंज, आप टेंस नहीं बदलेंगे। अब ये बात किसी की यदि समझ नहीं आई तो मैं फिर बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि क्रिया का पहला रूप हो तो क्या जोड़ दें? इज एम आर,
कौन सा टेंस था यहाँ? प्रेजेंट। यहाँ कौन सा है? प्रेजेंट। क्या मैंने टेंस बदला? नहीं बदला। यदि क्रिया का दूसरा रूप हो तो क्या जोड़ दें? वोज या वर। क्या दोनों तरफ पास्ट नहीं है? पास्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप टेंस नहीं बदलेंगे, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा और पास्ट का पास्ट में ही रहेगा, यानी आप टेंस नहीं बदलेंगे। किसका? उस वर्ब का। ठीक है जी, आप समझ गए ये बात? इंपॉर्टेंट बात यही है जो भी मैंने समझाई, जो आपको दिमाग में रखनी है कि आपको देखना है क्रिया का कौन सा रूप है, क्रिया का कौन सा रूप हमने काम में लिया गया है। ठीक है जी, अब देखते हैं इसके कुछ साधारण से उदाहरण जो हमने कई बार किए हैं और कोई मुश्किल कार्य भी नहीं है। जैसे मानो मैंने एक उदाहरण लिखा, हमने लिखा द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। तो करना क्या है? ये हैज या है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां देयर होमवर्क उनका गृह कार्य, देयर होमवर्क उनका गृह कार्य, बस इसको आप क्या बना रहे हैं? देयर होमवर्क। अब आपको ध्यान रखना है कि ये यहां देयर होमवर्क सिंगुलर है, तो हो जाएगा हैज बीन डन बाय द स्टूडेंट्स। ये हो गया जी आपका एक्टिव से पैसिव। अब कुछ छोटी बातें, जैसे कि कहाँ आप बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं, कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं। देखना, दो चीजें, दो प्रकार से आप ये बात सीख सकते हैं कि कब लगाना है कब नहीं लगाना। अब मैं नहीं लगाने वाली बात बता रहा हूं। जैसे यदि दे रखा है समबडी, जैसे दे रखा समवन किसी ने, जैसे दे रखा एवरीबडी हर किसी ने, नाम नहीं ले रखा। जैसे दे रखा एवरीवन, जैसे दे रखा नोबडी, जैसे दे रखा है एनीबडी, जैसे दे रखा है एनीवन, जैसे दे रखा है नन या नो वन। ये होते हैं जी अननोन, इनको आप जानते ही नहीं हैं। तो इनके पहले बाई लगाकर आपको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आप लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं। और एक होते हैं जी वेल नोन, जिनका बहुत अच्छे से पता होता है, जैसे पुलिस, जैसे आपका थीफ, जैसे आपका पीपल लोग, जैसे आपका डॉक्टर चिकित्सक, जैसे आपका टीचर अध्यापक, ये, और जैसे वी और दे, इनको भी आप बाई लगा के दिखाओ चाहे ना दिखाओ। यानी ये तो आप अनभिज्ञ हैं, इनसे अननोन है इसलिए आवश्यकता नहीं, और इनसे आप वेल नोन हैं इसलिए आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे पीपल स्पीक्स इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश। और ये पीपल से मुझे याद आया, दो शब्द होते हैं जी, याद रखना। एक तो पीपल होता है और एक होता है जी पर्सन। और इस पर्सन का बहुवचन हो सकता है पर्सन्स, लेकिन पीपल का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, पीपल ही होगा, एस कभी नहीं लगेगा, याद रखना ये बात। तो ये पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब इसको मैंने बनाया, ये आपका सब्जेक्ट, स्पीक्स आपका वर्ब, पीपल स्पीक्स व्हाट, बोलो जी पीपल स्पीक्स इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी भारत में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में बोलते हैं, ये आपका हो गया जी एडवर्ब, यानी आपको जगह बता रहा जी कहाँ बोलते हैं। अब देखो जी, मैं पहले लेके आया इंग्लिश, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये भाषा का नाम है, यानी भाषा का नाम है तो अनकाउंटेबल होना ही होना है, और ये एक वचन रहेगा। तो इसमें V1 है, क्रिया का पहला रूप है, तो क्या जोड़ेंगे जी? इज एम आर,
और इज एम आर में से इंग्लिश के साथ क्या आएगा? इज। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में बोली जाती है। अब इसके आगे आप लगा रहे हैं जी बाई पीपल, लोगों के द्वारा, तो स्वाभाविक बात है भाई, अंग्रेजी भाषा है, भाषा को लोग ही बोलेंगे, पशु थोड़ी ना बोलेंगे, तो स्वाभाविक बात है आगे आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि बाई द पीपल। और देखते हैं, जैसे एक और सेंटेंस लिया, और मैंने ये सेंटेंस लिया, सेंटेंस है पुलिस अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, चोर जो हैं, बहुवचन लिखा है मैंने, ध्यान से देखना, थीफ सिंगुलर होता है, थीव्स प्लूरल होता है, ध्यान से रखना, ये बात समझा करो आप, छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए, हम छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। तो ठीक है जी, अब देखना, थेफ्ट अलग होता है जी, थेफ्ट का तो चोरी होता है, वो ध्यान रखना, कब कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, वो देखना पड़ेगा आपको। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, देखना, पुलिस सब्जेक्ट, अरेस्टेड वर्ब, पर्सन लगाया, पुलिस अरेस्टेड टू हुम, किसको पकड़ा, बोले जी थीव्स को पकड़ा है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट, तो मैं लेके आया द थीव्स, जो चोर हैं, यहाँ V2 है, ये V2 है, तो क्रिया का दूसरा रूप आते ही क्या लगाएंगे, वॉज और वर, क्योंकि द थीव्स प्लूरल है, तो द थीव्स वर अरेस्टेड, चोरों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप आगे लगा रहे हैं बाय द पुलिस, कोई जरूरत नहीं है आपको ये लगाने की, साफ बात है, चोर को कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगी भाई, और पुलिस ही नहीं पकड़ रही तो और कोई पकड़ने वाला है भी नहीं, आप ये भी जान लें। तो यानी एक तो आपके जो अननोन सब्जेक्ट हैं उनको बाई लगा के लिखने की आवश्यकता नहीं, और एक वेल नोन, देखो मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, चाहता तो मैं सीधे वर्ड भी लिखा सकता, तो बोल देता रट ले तो भी ये आ जाएंगे, ये नहीं आएंगे, मैं समझा रहा हूँ। एक जो काम जो व्यक्ति करता है सबको पता है, मैं बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, स्वाभाविक बात, आगे ये बात कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि चोर पकड़े गए, आगे क्या ये बताने की आवश्यकता है कि डॉक्टर ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया भाई, आप ये समझ गए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिख लिया जी, जैसे ये लिखा समवन, समवन someone steal, स्टोल कर ले, someone stole my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, STOLE, स्टील, स्टोल, स्टोलन। और अब मैं ये कह रहा हूं कि my watch, मेरी जो घड़ी है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो माई वॉच एक वचन है, ये V2 था इसलिए वॉच वर्ब का प्रयोग किया, माई वॉच वॉज स्टोलन। अब मैं आगे बाई समवन लगाऊं ना लगाऊं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, और आप ये कह रहे हैं मेरी घड़ी चुरा ली गई। अब किसी के द्वारा तो किसी ने चुराई है, स्वाभाविक है ये बात है, इसका मतलब आपको इसको लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका प्रमुख जो है एक्टिव पैसिव में प्रमुख बात आपकी ये थी कि आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि एक्टिव पैसिव में आप सबसे पहले टेंस पकड़ें कि कौन सा टेंस है, क्रिया का पहला रूप है तो इज एम आर, क्रिया का दूसरा रूप है तो वॉज वर, तीसरा रूप है तो बीन, चौथा रूप है यानी आईएनजी वाला तो बीइंग आप लगा देंगे। जैसे कोई उदाहरण लिया, मैंने एक उदाहरण लिया, जैसे उदाहरण है रोहन इज रनिंग, रोहन इज रनिंग ए रेस नाउ। डरे ना आप, देखना पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सिखा दूं, ये नाउ एडवर्ब है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आया। अब मैंने इसमें देखा कि कौन सी वर्ब आ गई, ये 4 नंबर वाली आ गई उस चार्ट के अनुसार, यही तो था ना वो चार्ट, देखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और मॉडल, यही चार्ट था ना। पहले के साथ क्या जोड़ेंगे, इज एम आर, दूसरे के साथ क्या जोड़ेंगे, वॉज वर, तीसरे के साथ क्या जोड़ेंगे, बीन, आईएनजी के साथ क्या जोड़ेंगे, बीइंग, और मॉडल के साथ क्या जोड़ेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन सब के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहनी है, तो आईएनजी आ गया।
रोहन इज रनिंग, रनिंग दौड़ रहा है, रनिंग व्हाट, ए रेस, क्या हो गया जी ऑब्जेक्ट, नाउ आपका क्या है एडवर्ब, टाइम एडवर्ब है कि कब दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा है। ए रेस दौड़, एक वचन है, साफ दिख रहा है, इज, बीइंग, रन, रैन, ये होता है जी आर यू एन, आर ए एन और आर यू एन। तो ए रेस इज बीइंग रन बाय रोहन, रोहन के द्वारा दौड़ी गई है नाउ। अब आपको ये समझा दूं मैं कि यदि आपका दिमाग ये कहे कि सर जी ये बीइंग वाली बात पहले आ जाए तो, या ये बीन वाली बात पहले आ जाए तो, याद रखना ये दोनों ही क्रियाएं कमजोर होती हैं, इनका अपना कोई खास वजूद रहता नहीं है, मॉडल का भी नहीं रहता। ये तीनों यानी बी, बीन और बीइंग, जो कमजोर होता है वो बलवान से चिपकता है, उसका सहारा लेता है। इसका मतलब ये मेन वर्ब के साथ सटके रहेंगे, इनके बीच में कुछ आने वाला है नहीं। तो ये साधारण बात मैंने आपको बताई है, प्रमुख बात जो बताई है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और कल पैसिव का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आप पूरे PDF जो दे रखे हैं उनको सही ढंग से कर्म से लिख लें, आराम से अच्छे ढंग से मैंने दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन को, सारी एक्सप्लेनेशन जो की गई है टेंस की, उन सब को आप आराम से रफ कॉपी में नोट कर लें, उन पे हम चर्चा करेंगे, इन द क्लास चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं समय ऐसा ही रहेगा, बदलेगा ही, हर बार हर चीज़ बदलती रहती है, वो हम करेंगे। और फिर आप जैसे ही आपका हो जाए तो 2 दिन 3 दिन में आप कंप्लीट जो लिखाया गया उसको पढ़ लें, उसको मनन कर लें, और फिर हम एक्सक्लूसिव उदाहरण के साथ, यानी हर टेंस के कुछ उदाहरण, मेन उदाहरण जो वार्षिक परीक्षा में आए हैं, आ सकते हैं, उनके साथ पूरा रिवीजन टेंस का लगाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ उसके बाद आप किसी पासबुक का किसी पेज उठाओ, 10वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा, किसी कॉम्पिटेटिव की, जो मन में आए आपका, चाहे RAS का ही क्यों ना हो, और आप करेक्ट फॉर्म दी वर्ब सही कर लेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ।